दोस्तों, आज हम यहाँ पे भुवनेश्वर में आए फॉर सिंपल रीज़न कि पाम को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और सुबह से जो अभी 4 प्रेजेंटेशन आपने देखे उसमें 2 चीज़ें हमें समझने को मिलेंगी। पहला, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं या नया धंधा चालू करना चाहते हैं तो अगर आपने प्रेजेंटेशन देखा हो, पहला प्रेजेंटेशन, उसमें बहुत सारे बिजनेस आइडियाज थे। देखिए होता क्या है, हम लोग ये सोच के आते हैं कि चलो बुलाया है, चलते हैं, देखेंगे क्या होगा, और जब एक्सपर्ट्स आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उस समय हम आपस में बातें करते रहते हैं। मेरे टीचर ने एक बार मेरे से एक बात कही थी, मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको अपना बैकग्राउंड बता देता हूं। मैं डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट हूं, मैं मास्टर्स इन फूड टेक्नोलॉजी हूं। क्योंकि मैं आपके क्षेत्र से हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कितने काम की चीज थी जिसमें से बहुत कुछ आपने मिस कर दिया। फिर मैंने MBA किया IIM अहमदाबाद से। मैं टेट्रा पैक का बिजनेस हेड था इंडिया में। जितने टेट्रा पैक प्रोडक्ट आप देख रहे हो वर्चुअली सब में मेरा योगदान रहा, अल्फा लेवल में रहा। जिनकी रिफाइनरीज आप लोग लगाते हैं या जिनकी रिफाइनरी का बना हुआ तेल आप लोग बेचते हैं, FSSAI का सूत्रधार मैं था। कहने का मतलब क्या है कि पिछले 30-35 साल में इस इंडस्ट्री को मैंने बढ़ते हुए देखा और मैं एडिबल ऑयल इंडस्ट्री का MD CEO भी था और आज मैं सेबी का कमोडिटी मार्केट में एडवाइजर हूं। कमोडिटी एक्सचेंजेस जितने हैं उन सब में मेरा योगदान रहा। तो जो सट्टे बाजार की आप लोग बात करते हैं कि रेट ऊपर क्यों गया, नीचे क्यों गया, वो सब धंधा मेरे को आता है। ठीक है, तो आपकी भाषा, आपका दुख दर्द, धंधे में क्या प्रॉब्लम है, FSSAI में कैसे समस्या आती है, कौन सी सरकार की पॉलिसी कितना कहां कैसे तंग करती है, वो मुझे सब पता है। इंस्पेक्टर आपके पास आके क्या मांगते हैं, कैसे मिलावट होती है, कैसे उसको पकड़ा जाता है, वो सब धंधा हमको आता है। लेकिन आज के प्रेजेंटेशन में अगर आपने चूक कर दी है तो मैं भावना जी से कहूंगा कि जितने आज प्रेजेंटेशन हुए हैं उन सबको आपको सर्कुलेट कर दें या उनका एक वेबसाइट बना के वहां डाल दें। तो जो गलती से चूक गए, क्योंकि शायद उस नजर से हम लोग देख नहीं रहे थे, घर जाके देख लीजिएगा। जो पहला प्रेजेंटेशन था उसमें जो एप्लीकेशंस थे कि पाम ऑयल कहां कहां कैसे कैसे इस्तेमाल हो सकता है, ये सब वो धंधे की बातें थी जो आप चूक गए। उसका कारण बहुत सिंपल है और वो गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम की है, रिसर्च की नहीं है। हमारे साइंटिस्टों को ये नहीं बताया जाता कि पैसे की बात साइंस में कैसे जोड़ी जाए। हमारे साइंटिस्ट सिर्फ विज्ञान पढ़ते रहते हैं, धंधे की बात नहीं करते। क्योंकि मैं साइंटिफिक कम्युनिटी से भी जुड़ा हुआ हूं, मेरे पास रिसर्च सेंटर भी है, 300 साइंटिस्ट मेरे साथ काम करते हैं, तो मुझे उनकी भाषा में कमियां समझ में आती हैं जो आपको यहां भी दिखी होंगी। और मैं व्यापारी वर्ग से भी काम करता हूं तो मुझे पता है कि वो क्या सुनना चाहता है, और जब तक उसको काम की बात, धंधे की बात समझ में नहीं आती वो दिमाग चालू नहीं होता। इसीलिए जरूरी है। और एक भाषा जो दुनिया में हर आदमी समझता है, चाहे वो चाइनीज हो, अफ्रीकन हो, इंडियन हो, तमिलियन हो, हिंदी हो, उड़िया हो, एक भाषा जिसमें कहीं कोई वोकेबुलरी की प्रॉब्लम नहीं आती, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं आती, वो है पैसे की भाषा। आप चाइना भी जाते हो ना तो शॉपिंग करके आ जाते हो, ये नहीं पता कि खरीद क्या रहे हैं और सामने वाले से क्या बात हो रही है। चाइनीज जानते हैं हम लोग? नहीं जानते।
लेकिन शॉपिंग करके आते हैं। कैसे करते हैं? 3 शब्दों में काम होता है। हाउ मच? वो कैलकुलेटर लेके टाइप करता है 5000, आपके तो नहीं, इधर ला कैलकुलेटर, आप उसको काट के करते हो 3000, बार्गेनिंग चल रही है। वहां भाषा कौन सी हो गई? कैलकुलेटर। ना आपको चाइनीज आती, ना उसको इंग्लिश आती, ना उड़िया आती, लेकिन धंधे की बात हो रही है। ये खास बात है। इसीलिए जितने मेरे साथ साइंटिस्ट काम करते हैं, मैंने कहा अगर आपको इफेक्टिव होना है जिंदगी में, तो यार साइंस के साथ थोड़ा धंधे की बात कर लिया करो, तो आपका मैसेज कई गुना पावरफुल हो जाएगा। बूस्टर का काम करता है, मानते हैं आप? तो ये जितने प्रेजेंटेशन हुए, खासकर जो पहला और दूसरा प्रेजेंटेशन था, उसमें बहुत सारी धंधे की बात थी। अब आप कहेंगे उसमें धंधे की बात क्या थी? धंधे की बात उसमें यह थी कि आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी डिमांड है बाजार में। और आजकल दुनिया एक नई चीज की बात कर रही है, सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, बहुत अंग्रेजी सुनी होगी हम लोगों ने, लेकिन छोटी छोटी कंपनियों तक वो जानकारी जा नहीं रही। आपके घर में बच्चे होंगे, आप भी कहोगे यार तेल के धंधे में 2% तो मिलता नहीं, यही होता है ना? 2% मिल जाए तो बहुत बड़ी बात। मैं अक्सर ये बोलता हूं, और भावना जी को शायद पसंद आएगा या नहीं आएगा, कि हम 15-20 मिलियन टन तेल आयात करते हैं दुनिया से। कमा कौन रहा है? जिसको पूछो वही दुखी है, यार धंधे में मार्जिन नहीं है। यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो कमा कौन रहा है? लगे हुए हैं सब सुबह शाम। तो कुल मिला के ये है कि आप अगर वही काम करोगे जो सब कर रहे हैं, उस धंधे में कमाई नहीं है। इसीलिए उसके लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कमोडिटी बिजनेस। अगर आप कमोडिटी धंधे में हो, घोड़ागिरी के अलावा कुछ नहीं है। हाँ? नहीं, यही कमजोरी है। डॉक्टर साहब की लास्ट स्लाइड सीखो, आखिरी स्लाइड। डॉक्टर साहब ने क्या बोला था? इलिटरेट वो नहीं है जो पढ़ना लिखना नहीं जानता। इलिटरेट वो है जिसको लगता है मुझे सब आता है। वो एक्चुअली वो इलिटरेट है। जिसको सब आता है, उससे बड़ा मूर्ख आज की दुनिया में कोई नहीं। मानते हो आप? तो अगर आप ये सोच के आए और यार मैं तो इस धंधे में 30 साल से हूं, मैं सब जानता हूं, तो भैया 30 साल से क्या कर क्या रहे थे तुम? कमाया कितना? 3 साल से मेहनत करी, सुबह गए, दुकान खोली, गल्ले पे बैठे, शाम को सिर्फ पीड़े पसीना पहुंचते हुए घर आ गए। कमाया कितना? नहीं कमाया, टेंशन में घर आ रहे हो। तो फिर क्या सीखा और क्या किया? इसका मतलब कुछ तो कमी है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कह रहा हूं? सुबह उठे, तैयार हुए, पूजा पाठ किया, दुकान खोली, गल्ले पे बैठे, पूजा की कि ग्राहक आएगा, 4 पैसे कमाएंगे, और शाम तक ब्लड प्रेशर ही बढ़ा, पैसा नहीं बढ़ा। ठीक? इसका मतलब कर क्या रहे हो? कौन सा धंधा कर रहे हो यार? अब आप ये कहोगे कि साहब सबका साल यही है, तो आप भीड़ में खड़े होना चाहते हो। लेकिन उसी दुनिया में लोग कमा भी रहे हैं, ये भी मानते हो? मानते हो ना? इसका मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा रोज सुधार करने का है, तब तो थोड़ी थोड़ी कमाई रोज बढ़ेगी। अगर इस गलतफहमी में हो कि साहब मैं तो 30 साल से इस लाइन में हूं, आई नो एवरीथिंग, तो मैं ऐसे बहुत सारे मेरे को व्यापारी दोस्त मिलते हैं कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स, क्योंकि साल भर मैं बहुतों से मिलता हूं। हर एसोसिएशन के 12-13 एसोसिएशंस के मैं एफिलिएटेड हूं, चाहे वो तेल की है, मुर्गी की है, फीड की है, डेयरी की है। आप जिसका नाम बोलो मैं उसकी कहानी आपको सुना सकता हूं। तो वहां क्या समझ में आता है? लोग नया सीखने से डरते हैं।
उसका कारण पता है क्या? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैंने जो 30 साल से धंधा किया, उस नॉलेज का मैं क्या करूंगा? मैं कैसे बताऊंगा कि मेरे पास 30 साल का ज्ञान है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टाइज है? कल तक तो मैं तेल का धंधा कर रहा था, आज आप कह रहे बिस्किट बनाना शुरू कर दे, तो मेरा 30 साल का एक्सपीरियंस किस काम आएगा? होता है ना कभी कभी। मेरा यह मानना है कि अगर 30 साल का एक्सपीरियंस यार सुख चैन की जिंदगी नहीं दे रहा, तो उसकी एक्सपायरी डेट आ गई उस एक्सपीरियंस की। उसको खींचो मत, आगे निकलो, बोझा लेके मत जियो। अगर ज्यादा बोझा लेके जियोगे तो वही होगा जो डॉक्टर साहब ने बोला, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। वो टेंशन वाला जो है ना हिसाब किताब, पैसा तो नहीं कमा रहे लेकिन बीमारी खरीद रहे हो। तो मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहूंगा, मैं बिफोर आई स्टार्ट द प्रेजेंटेशन, कि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लाइफ बहुत सिंपल है। जरूरत से ज्यादा ज्ञान लगाने की, मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। मैं आपसे, अपने जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, जो कलीग्स हैं, इंडस्ट्री के दोस्त हैं, मैं जब उनसे बात करता हूं ना, मैं उनको एक ही बात कहता हूं, जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाओ ना, खर्चा बढ़ाओगे, कमाई नहीं बढ़ती। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? जरूरत से ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, खर्चा बढ़ाओगे। कॉमन सेंस से दुनिया चलती है, और जितना कॉमन सेंस से चिपक के रहोगे, डिसीजन लॉजिकल होंगे, खर्चे कम होंगे, कमाई बढ़ेगी, लाइफ में सुख शांति रहेगी और मजे करोगे। मैं अपने 30-35 साल के अनुभव से, और हिंदुस्तान के हर बड़े कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ, डेयरी टेक, फूड टेक, मैनेजमेंट, लॉ, 3 लॉ क्वालिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एनजीटी, आप नाम ले लो, सब जगह मेरा काम है। ठीक? तो टेंशन नहीं लेना, लेकिन एक काम रखना, जो आखिरी स्लाइड थी डॉक्टर साहब की, कि अपने एंटीना खुले रखना। एंटीना कौन से? अपने आंख, नाक, कान, इनको चालू रखना, नहीं तो इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाएंगी और फिर कहोगे यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, कुछ मिलता नहीं। ठीक है? अब हम आते हैं काम की बात पे, जिसके लिए आज भावना जी ने हम सबको यहां इकट्ठा किया है और आप लोगों को तंग करने के लिए मुझे दिल्ली से बुलाया है। ठीक? तो भावना जी ने जो मेहनत करी है, थोड़ा उसको जस्टिफाई कर लेते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, हम सुबह शाम भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन भगवान ने जो बातें कही हैं उनको नहीं फॉलो करते। हम मूर्ति के आगे नहीं निकल पाए। हिंदुस्तान में जितने भी भजन हम लोगों ने किए, जिन जिन ग्रंथों को हमने देखा, कभी उसमें आपने देखा कि सीखना मना है? भगवान राम ने भी क्या बोला था लक्ष्मण को, कि जाओ रावण से सीखो। दुश्मन था, यही था। तो रामायण का सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान था वो क्या था? लर्निंग, कि अगर तुम्हारा दुश्मन भी सिखा सकता है ना, तो जाओ और सीखो। गीता का आखिरी शब्द क्या है? दुनिया का सार मैंने तुम्हें समझा दिया, अब तुम सोचो तुम्हारे लिए सही क्या है। सोचना वहां भी है। ठीक? जब हम, आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं, जब हम IIM अहमदाबाद में 2 साल की डिग्री करके बाहर आ रहे थे, कॉलेज का आखिरी दिन था, तो हमारे प्रोफेसर आए हमारे पास क्लास में कि बच्चों आज लास्ट डेट, तुम सबको बहुत बढ़िया बढ़िया नौकरी मिल गई, अब तुम सब हमसे ज़्यादा कमाओगे, लेकिन ये बता दो कि 2 साल हम तुमको सिखा क्या रहे थे। 2 साल रहे ना IIM अहमदाबाद में, आप भी नाम सुना होगा। आज तो IIM वर्चुअली हर स्टेट कैपिटल में हो गया, उस समय तो 4 ही थे। तो हम तुमको हिंदुस्तान के नंबर 1 मैनेजमेंट कैंपस में क्या सिखा रहे थे? तो किसी ने बोला फाइनेंस, किसी ने बोला मार्केटिंग, किसी ने बोला ऑपरेशंस, किसी ने, जिसको जो समझ में आया उसने बोला। और प्रोफेसर साहब
का सिर लेफ्ट से राइट चलता रहा। 15 मिनट ये बहस चलती रही। अल्टीमेटली बच्चों ने हाथ जोड़ दिया कि सर आप ही बता दो क्या सिखा रहे थे। हमने तो जो पढ़ाया 2 साल में एक एक शब्द, टॉपिक, आर्टिकल सब बोल दिया, आपको समझ ही नहीं आ रही। उन्होंने एक बात कही जो मैं दोहराना चाहता हूं और आप सुनिएगा, सोचिएगा और बच्चों से भी डिस्कस करिएगा अपने घर में। उन्होंने कहा हम आपको सिर्फ एक ही चीज सिखा रहे थे 2 साल में, हाउ टू थिंक। सोचता आदमी कैसे है, सोचा कैसे जाता है। जब तक आप सोचोगे नहीं, थिंकिंग नहीं करोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। आई बात समझ में? हमारे ऋषि मुनि चले जाते थे ना पहाड़ों में, क्या करने जाते थे? हवा खाने। वहां से आते थे तो ग्रंथ लिख देते थे, क्योंकि वहां बैठ के वो पूरा आसपास की सिचुएशन को सोचते थे, एनालिसिस करते थे, उसके प्लस माइनस ढूंढते थे और आने वाली जनरेशन को जो उनको समझ में आया ज्ञान, उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट कर दिया, ताकि आने वाली जनता या पॉपुलेशन या समाज वो गलतियां ना करे जो अभी तक होती रही। यही पर्पस है। तो 2 साल फिर हमें क्या पढ़ाया IIM अहमदाबाद में? तो एक दिन में ही बता देते। अगर यही बताना था कि हाउ टू थिंक, तो एक ही दिन का लेक्चर बहुत था। लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया में सोचना सबसे मुश्किल काम है। उसके लिए दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि मुझे आता है, 30 साल से मैं धंधे में हूं, मुझे सब पता है, इससे बड़ी गलतफहमी हो नहीं सकती। क्योंकि 30 साल में आपने सोच के उस धंधे में सुधार क्या किया? और अगर सुधार नहीं किया तो सोचा नहीं। तो जब आप यहां आए हो सुबह, और अभी आप जब 1-1.5 घंटे बाद वापस घर जाओगे, ऑफिस जाओगे, दुकान जाओगे, आप सीख के आए या नहीं आए, उसका एक सिंपल टेस्ट है। लर्निंग लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर। क्या आप वही गलती कर रहे हो जो कल कर रहे थे, आज भी? सेमिनार अटेंड करके आए, इतनी दूर गए, टाइम वेस्ट किया, वापस आए और वही गलतियां दोहरानी शुरू कर दी, तो फिर किस लिए गए थे यार? क्या सीख के आए? सेमिनार अटेंड करके आए, सेमिनार से सीख के नहीं आए। दोनों में फर्क है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो जब भी आपकी जिंदगी में कहीं कोई परेशानी आए, तो बस एक स्टेप पीछे लेके सोचिएगा, कुछ तो कमी है, कहीं तो गड़बड़ है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और उस पर सोचिएगा, रास्ता मिलेगा। लेकिन सोचना पड़ेगा। और सोचने के 2 ही कारण हैं। जिंदगी में आप कुछ भी करोगे ना, उसके 2 बार आप करते हो, एक बार में कभी काम नहीं होता। पहले आप उस चीज को सोच के उसका नक्शा दिमाग में बनाते हो, वो पहला काम है। जब नक्शा दिमाग में बन गया, तभी तो धंधे में उतारोगे उसको, चाहे फैक्ट्री है, दुकान है, बिजनेस है, पैकिंग है, जो भी है। तो दूसरी बार आप उसको जमीन में करोगे। तो पहली बार मॉडल कहां बनेगा? दिमाग में। अगर यहां मॉडल नहीं बना, धंधे में सुधार नहीं हो सकता। हाथ पैर काम नहीं करेंगे जब तक ये काम नहीं करेगा। और इसको लाइन पे लाने के लिए इसको सिखाना पड़ता है, और इसको सुधारने के लिए पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है, मनन करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, तब ये सुधरता है। और उसके लिए कुर्सी मेज भी नहीं चाहिए, बिस्तर में पड़े पड़े भी कर सकते हो। उसके लिए ऑफिस नहीं चाहिए होता, उसके लिए लेबोरेटरी नहीं चाहिए होती। और ये चीज हमें समझनी हो, ठीक है? तो जो हम बात कर रहे हैं आज मिथ्स और रियलिटीज की पाम की, हम समाज में रहते हैं, हर आदमी कहेगा ये चीज खराब है, सही है, होता है ना? आप सुबह शाम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। एडवर्टाइजमेंट में आपको आज तक, मेरे को बता दो, आप मेरे से बहुत सारे, मेरे से सीनियर हो, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है,
एक प्रोडक्ट मुझे बता दो आज तक पूरी दुनिया में, एक एडवर्टाइजमेंट जहां ये लिखा हो या बताया गया हो मेरे प्रोडक्ट में ये खराबियां हैं इसलिए आप खरीदो। कभी देखा है? कभी देखा है? लेकिन उसका ऐड नहीं आता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दुनिया जो आपको चीज बताएगी वो हमेशा आधी बताएगी। वो वही चीज बताएंगे जिसमें उनका स्वार्थ है। कभी आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है कि मेरा कॉम्पिटिटर इतना अच्छा काम कर रहा है लेकिन आप उसका माल मत खरीदो, मेरा खरीदो? कभी देखा आपने ऐड? कभी देखा है? नहीं देखा ना? क्यों? मैं अपने कॉम्पिटिटर को प्रमोट करूंगा अपने खर्चे पे तो मेरा धंधा कैसे चलेगा? आई बात समझ में? लेकिन आपने ऐसे बहुत सारे ऐड देखे होंगे कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है इसलिए आप खरीदो, चाहे वो झूठी हो। आप ये मेरा प्रोडक्ट खाओगे तो टॉपर हो जाओगे, मेरा प्रोडक्ट खाओगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, मेरा प्रोडक्ट खाओगे तो मतलब आइंस्टाइन के बाद नंबर आप ही का आने वाला है ना? ये खाओगे तो गोल्ड मेडल अगली बार ओलंपिक में आपको ही मिलना है, चाहे सोते रहो दिन भर। ऐसे ऐड आते हैं ना? क्या वो सच है? इसका मतलब पहला ऐड भी झूठा था, दूसरा वाला भी झूठा। तो एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में आपको सच की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 5 ग्राम होगा, 95 ml उसमें पानी होगा, ठीक, लेकिन दिखाया यह जाएगा 100%, ठीक, क्योंकि बोतल भरी हुई है, अंदर क्या है किसी को नहीं पता। इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। और अगर मुझे अपना प्रोडक्ट आगे बढ़ाना है तो किसी ना किसी को तो गाली देनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों में ह्यूमन टेंडेंसी एक होती है कंपैरिजन की। कभी भी आपने देखा है जिंदगी में कोई ऐसी चीज जहां आपने कंपेयर ना किया हो? आप बाजार में सब्जी लेने भी जाते हो ना, तो आप या तो एक ही ठेले में 2 सब्जी या नहीं तो 2 बाजू बाजू ठेले वाले का भी कंपेयर करते हो। यार वो तो 30 में दे रहा है, तू 35 में क्यों दे रहा है? हो गया कंपैरिजन। ये आलू छोटा है, ये बड़ा है, हो गया कंपैरिजन। इस कपड़े में और उस कपड़े में फर्क क्या है? ये साड़ी 40 की क्यों है, ये 45 की क्यों है? मैं 1000 की बात कर रहा हूं, रुपए की नहीं, ठीक है? करते हैं ना हम लोग। कभी ऐसा हुआ है आप लोग बाजार गए हो और जो चीज सामने दिखे यार इसको पैक कर दे, ना भावताव करना, ना पूछना, ना जानकारी लेनी, कभी हुआ ऐसा? कभी नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है वो हमेशा डिस्टॉर्टेड है। लेकिन जिंदगी आपकी है, बिजनेस आपका है, वेलफेयर आपका है। अगर आप उसको नहीं समझने की कोशिश करोगे तो नुकसान किसका है? आपका। चाहे आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, यही है, नुकसान आप ही का है, चाहे किसी रूप में हो। अगले 5, 7, 10 मिनट में आपके सामने यही चर्चा करूंगा कि नुकसान को, इस तरह के नुकसान को कैसे मिनिमाइज किया जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल जीरो कर दोगे, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स आर बायस्ड। हम जानबूझ के अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि फिर ब्रांड भी आ जाता है बीच में, फिर स्टेटस भी आ जाता है बीच में। होता है ना कि स्टेटस है, इसलिए मैं जानबूझ के गलतियां करता हूं, क्योंकि उससे मुझे स्टेटस मिलता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव करोगे, स्टेटस को हटा दोगे, तो लाइफ और सिंपल हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो उसकी मैं आज आपसे चर्चा करूंगा। नेक्स्ट प्लीज। बहुत सारी चीजें हैं आजकल, आपने देखा होगा सूर्यमुखी के किसानों को लेके प्रदर्शन चल रहा था हरियाणा में। आप तो तेल के धंधे से जुड़े हुए हो, किसानों का आंदोलन था। अब सूरजमुखी का किसान क्यों नहीं कमा पा रहा?
अगर उसकी चर्चा देखनी है तो मेरे YouTube चैनल में आपको मिल जाएगा। बहुत सारे मैं कोशिश करता हूं फैक्ट्स जनता के सामने रखने की, पाम पे भी रखूंगा, तो आप जस्ट फॉलो करते रहें। थोड़ी सी अपनी मार्केटिंग कर रहा हूं भावना जी की कीमत में। आपको बहुत सारी चीजों का लीगल, टेक्निकल, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन चाहिए होगा तो इस चैनल में आपको बहुत कुछ मिलेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस करें। नेक्स्ट। अक्सर ये आखिरी स्लाइड होती है, लेकिन मेरी ये पहली स्लाइड रहती है हमेशा। हम यहां आए हैं, कुछ ना कुछ तो सवाल होंगे, कुछ ना कुछ तो उम्मीद करके आएंगे कि हम क्या सीखेंगे, क्या देखेंगे। कुछ सवाल है, क्या पाम ऑयल अच्छा है या नहीं है? पाम ऑयल के बारे में इतनी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लोग गालियां दे रहे हैं, क्या वास्तव में इतना खराब है पर्यावरण के लिए? ये भी एक सवाल है। सेहत के लिए अच्छा है या खराब है? ये भी एक सवाल है। अगर पर्यावरण के लिए खराब है, सेहत के लिए खराब है, तो फिर चल क्यों रहा है दुनिया में? ये भी एक सवाल है। फिर ये जितनी हमारी सरकारी अथॉरिटीज हैं, ये कर क्या रही हैं? आफ्टर ऑल सरकार और कानून की जिम्मेवारी है समाज को बचाना, ये लोग क्यों मुंह बंद करके बैठे हैं? ये सवाल है। आपके जो दिमाग में सवाल आते हैं, किसी के भी आते हैं, मैं भी आम आदमी हूं, मेरे दिमाग में भी यही सवाल आते हैं कि फिर ये हो क्यों रहा है? इसका मतलब जो कहा जा रहा है और जो हकीकत है उसके बीच में कहीं ना कहीं गैप है, जो मैंने शुरू में आपको बताया। उसको समझने की कोशिश करते हैं और फिर लास्ट में फिर हम सवाल ले लेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए, कोकोनट ऑयल इज ए प्योर पॉइजन। कैसा लगा सुन के? ये हार्वर्ड की स्टडी है, मेरी नहीं। अगर मैं इस स्टडी को सही मान लूं तो आज तो केरल की आबादी 0 हो जानी चाहिए थी। पॉइजन का मतलब क्या है? शांति, है ना? इसका मतलब जो कोकोनट ऑयल खाता है वो जहर खा रहा है, जो जहर खा रहा है वो जिंदा कैसे है? आप समझे मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब ये जो स्टडी है, हार्वर्ड की जो स्टडी है, क्या मैं इसको फेस वैल्यू पे ले लूं कि ये सही बोल रहे हैं? कहने को तो दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। आपको क्या लगता है ये इस तरह की स्टडी क्यों की जाती है? सोचिए। इसका मतलब ये साइंटिस्ट भी कहीं ना कहीं इनका कोई स्वार्थ है। ये भगवान नहीं है, महात्मा नहीं है, देवता नहीं है, ऋषि मुनि नहीं है, ये तो मानते हो। इसका मतलब जब भी आपको इस तरह की स्टडी देखो तो ये मत समझने लग जाना कि यार ये उस यूनिवर्सिटी की है और इस साइंटिस्ट ने बोला है तो यार ये तो बिल्कुल सही होगी। इस दुनिया में बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट काम करते हैं। आई बात समझ में? मैं आपके सामने साइंस भी रख रहा हूं और रियलिटी आपको मेरे से ज्यादा पता है। हिंदुस्तान में तो हम कोकोनट ऑयल खाते हैं, हकीकत हमें पता है। मेडिकल साइंस उसको अलग ढंग से प्रूव कर सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोकोनट ऑयल हार्मफुल होता तो केरल में तो सरकार को बैन कर देना चाहिए था। FSSAI क्या कर रहा है इस देश में बैठ के? आज तक ताला क्यों नहीं लगाया कोकोनट ऑयल पे? FSSAI का काम क्या है? अगर आप प्रीएम्बल उठा के देखो, टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर्स बाय प्रोवाइडिंग होलसम, हाइजीनिक, न्यूट्रिशियस फूड, यही पर्पस है ना पूरे कानून का। और हार्वर्ड बोल रहा है कि भाई साहब ये तो जहर है, तो पहला सवाल FSSAI पे नहीं उठना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो? लेकिन FSSAI ने ताला लगाया? नहीं लगाया। डॉक्टर साहब उसकी कमेटी में थे, क्या ये रिपोर्ट उनके पास नहीं आई होगी? आई होगी।
क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ये सब बकवास है, ये एजेंडा है किसी का? क्या इस बात को हमें नहीं पता कि हमारे पास आईसीटी है, हमारे पास इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है, इतने सारे आईआईटीज हैं, इतने सारे एम्स हैं? क्या सारे डॉक्टर ज्ञानहीन हैं, बुद्धिहीन हैं? एक हार्वर्ड में ही ज्ञान रह गया? यह स्लाइड दिखाने का मेरा पर्पस ये था, ऐसे बहुत सारी कहानियां समाज में फैलाई जाती हैं और फैलती हैं, ठीक है? उसका कारण क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा और बड़ा मजा आएगा। आपको व्यापारिक दृष्टि से समझाऊंगा कि ऐसे खेल क्यों होते हैं, इन सब के पीछे धंधा है। याद रखिएगा, दुनिया में जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके पीछे एक ही लाइन की इकोनॉमिक्स है। Everyone wants to increase her or his gain। धंधे में फायदा कैसे हो, पूरी दुनिया उसी लिए दौड़ रही है। डॉक्टर मेहता ने अपने प्रेजेंटेशन में बोला था कि नो एक्सरसाइज, नो फूड, नो डाइट, नो, लेकिन पैसे के पीछे सब भाग रहे हैं 24/7। तो जब सब उसके पीछे दौड़ रहे हैं तो क्या बाकी हथकंडे नहीं अपनाएंगे? सब अपनाएंगे। उसमें रिसर्च भी एक हथकंडा है। आज विद रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोल रहा हूं, रिसर्च इन इन्वर्टेड कॉमा, रिसर्च इज ए हथकंडा टू प्रमोट कमर्शियल इंटरेस्ट्स। तो रिसर्च भी किसकी उठानी है यह भी सोचना पड़ेगा, ठीक है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब आइए सर, ये है जितनी भी तरह के ऑयल हैं उनका ग्राफ। इसमें मैं आपके सामने कुछ वापस सॉरी, वहीं जाओ। मैं इसका पॉइंटर काम नहीं कर रहा, चलो। अब ये देखिए आप, ये लाल वाली लाइन क्या बोलती है? सैचुरेटेड फैट। मैं साइंटिफिक में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आपको बहुत ऑलरेडी हैवी डोज हो गई है, तो मैं विज्ञान में नहीं जाऊंगा, मैं धंधे की बात करूंगा। लेकिन विज्ञान और धंधे का तालमेल क्या है ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? लाल वाली लाइन पे ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं पाम ऑयल की, और ये कहा जा रहा है कि साहब इसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा है, ठीक है? अब उसके नीचे आइए, उससे ज्यादा किस में है? बटर में। कभी आपने यूरोपियन यूनियन या अमेरिका से आज तक ये कहते हुए सुना है कि बटर फैट इज बैड? जिस दिन वो बोलना शुरू कर देंगे ना, उन दोनों की डेयरी इंडस्ट्री का भट्टा बैठ जाएगा। आई बात समझ में? बेचना तो माल है। अगर यूरोपियन यूनियन अपना बटर नहीं बेचेगी, यूरोप वाले अपना मक्खन या बटर नहीं बेचेंगे, अमेरिका वाले अपना मिल्क फैट नहीं बेचेंगे, तो करेंगे क्या? किसको खिलाएंगे? उस इंडस्ट्री का क्या होगा? सोचो। बेचना है ना, तो आप बुराई करके बेच लोगे? नहीं बेचोगे। इसका मतलब जहां जहां पे अपना धंधा है वहां मुंह बंद रखो, ये धंधे का उसूल है। मानते हो ना? आप सब व्यापारी हो ना? कोई आज तक तेल में मिलावट करने वाला बोलता है कि मेरे तेल में मिलावट है, 100% प्योर, इसके अलावा कोई कुछ बोलता है? कभी आपने देखा 98% प्योर का एडवर्टाइजमेंट? कभी देखा? कभी नहीं देखा हो, क्योंकि धंधे की बात है, इसलिए मुंह बंद रखो। पहली बात। आगे चलते हैं, उसके नीचे आइए, आखिर में आता है कोकोनट ऑयल। और कोकोनट ऑयल की मैंने आपको कहानी सुना दी। सबसे खराब है, हमारे यहां तो कोई नहीं मरा,
हिंदुस्तान में घी की परंपरा कब से है? दूध, दही, घी वो कृष्ण जी के टाइम से चल ही रहा है। रिकॉर्डेड हिस्ट्री तो वही है, 13,500 साल हो गए। तो किसी ने कहा आज वापस आप लोगों से पूछोगे, योगा वाले बाकी लोग कहते हैं नहीं नहीं, लीव दिस 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 दिस, गो बैक टू घी, दैट इज बेस्ट फॉर हेल्थ। यही हो रहा है। अभी मैं आप उड़ीसा में एक स्टील प्लांट है, उसके एमडी से मिला, मेरे दोस्त हैं, स्कूल टाइम के बैचमेट है मेरे। जिंदल स्टील का नाम सुना है ना? उसके एमडी मेरे दोस्त हैं कि विजय यार हमने तो सारे फॉइट वाइट छोड़ दिया, हम तो पूरा बैक शिफ्टेड टू देसी घी एंड वी आर फीलिंग बेटर। ये तो साइंस से उल्टा हो रहा है ना। वो पढ़ा लिखा आदमी है, आप समझ रहे हैं? तो ये खेल चलते रहते हैं। तो पहला लेसन, इस तरह की कहानियां जब आपको सुनने को मिले तो अंग्रेजी में कहावत है ना, टेक इट विद पिंच ऑफ ए सॉल्ट। पहले ये जानने की कोशिश करो, एज ए वकील हम क्या करते हैं जब केस आता है हमारे पास, हम क्या करते हैं? सर मेरे साथ चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, रोज यही सर कहेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? हमारा काम ये होता है कि अच्छा ऐसा हो गया, वेरी गुड। वो कुछ भी बोले, आपके दिमाग में क्या चलता है एज ए लॉयर? कोई इसके साथ ऐसा क्यों करेगा, कोई इसका नुकसान क्यों करेगा, उसका क्या इंटरेस्ट है, जिसको लीगल भाषा में बोलते हैं मेंसरिया। मतलब क्या उसके दिमाग में मानसिक स्थिति क्राइम करने की थी या गलती से हो गया? दो चीजें अलग है। एक तो होता है एक्सीडेंट, ठीक है, उसमें भी आदमी मरता है तो उसको कहते हैं आप एक्सीडेंट। आप जानबूझ के किसी पे गाड़ी चढ़ा दो तो उसको बोलते हैं मर्डर। आउटकम एक ही है, गाड़ी के नीचे आया, एक्शन एक ही है, फर्क कहां है? ड्राइवर की सोच, जानबूझ के किया या गलती से हो गया। तो जब आप इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स और क्रिटिसिज्म देखते हो कि पाम ऑयल खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ये बाय मिस्टेक है या बाय डिजाइन है? जब तक ये नहीं समझोगे तो कंफ्यूजन में रहोगे। और जैसे ही ये क्लैरिटी होती है, कोर्ट का डिसीजन आ जाता है कि कौन गलत है। यही होता है ना कोर्ट में। अब हर चीज के लिए तो आप कोर्ट नहीं जाओगे, तो कोर्ट तो अपना घर भी हो सकता है, आप भी जज हो सकते हो। आपके पास एविडेंस है कि साहब कोकोनट ऑयल इज पॉइजन, मरा तो कोई नहीं, तो ये एविडेंस किस बात का? इसका मतलब फर्जी प्लांटेड डॉक्यूमेंट है। इस एविडेंस को आप सही मानोगे? नहीं मानोगे तो क्या करना चाहिए? डस्टबिन में डालना चाहिए, चाहे वो हार्वर्ड नहीं लिखा हो। आगे बात समझ में? क्योंकि क्राइम तो कहीं भी हो सकता है ना। किसने कहा कि हार्वर्ड में फ्रॉड नहीं होते होंगे? कहीं लिखा है? कहीं भी हो सकता है। इस बात को हमें समझना होगा। अब इसके आगे का सवाल देखते हैं। अब ये देखो, ये मेरा तो नहीं है, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं। मैं तो देखो ये सब वैज्ञानिक बैठे हैं, मैंने तो नहीं कहा। देखिए पिछले, यही मैंने कहा, अगर पिछले 4 सेशन आपने आऊंगा, मैं वहीं आऊंगा, मैं आता हूं। एब्सोल्युटली, इस सवाल मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वही आपसे बताना चाह रहा हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं पेशेंस रखिए, सुनने की आदत डालिए, फैक्ट्स को असेसमेंट करिए।
हैव ए पेशेंस। देखिए हम लोगों की आदत क्या है, हम लोगों की आदत यह है कि सर आप बता दो यस और नो, इसीलिए आप लोग एड में फंस जाते हो। अगर आप मेरे से पूछोगे सैचुरेटेड फैट इज नॉट बैड, ठीक है। अब आप सवाल कहोगे कि साहब ये सारे डॉक्टर तो बोलते हैं सैचुरेटेड फैट डाइट में कम करो, आ गया ना। अब मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। हर चीज का एक, जिसे कहते हैं ना कि व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज इज कि यू हैव टू बैलेंस इट। रेशो क्या है, सैचुरेटेड कितना, अनसैचुरेटेड कितना, पॉली अनसैचुरेटेड कितना, मोनो अनसैचुरेटेड कितना। अब मुझे आप पूछेंगे कि साहब विटामिन इज गुड और बैड, मैं आप ही के सवाल का दूसरा रूप ले रहा हूं। विटामिन इज गुड और बैड अप टू ए लिमिट, वेरी गुड, बियॉन्ड दैट विटामिन इज टॉक्सिक। नहीं नहीं नहीं, वही विटामिन है ना। इसीलिए देखो क्या है, जब आपका शरीर क्या, आप इसको ध्यान से समझिए। शरीर कोई पाइपलाइन नहीं है कि ऊपर से डाला नीचे से निकल गया। शरीर एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, उसकी कुछ क्षमताएं हैं, क्या डाइजेस्ट करना है, क्या एब्जॉर्ब करना है, उसकी अपनी नीड कितनी है, आपके शरीर को कौन सा न्यूट्रिएंट कितना चाहिए, ये आपका शरीर है, ठीक। अगर आपने अपने शरीर को नहीं समझा और उसको एज ए डस्टबिन समझ के उसमें सब जंक डालते रहे, तो कब तक वो मशीन साथ देगी आपकी। आपकी गाड़ी है ना, कार खरीदते हो, उसमें लिखा है फ्यूल। अब आप बोलोगे कि सर मैं इसमें केरोसिन डाल दूं क्या, वो भी फ्यूल है। आपको कि नहीं नहीं इसमें पेट्रोल डालना है। क्यों साहब, केरोसिन भी तो फ्यूल है, आपने लिखा है फ्यूल कैपेसिटी। कौन से फ्यूल की बात कर रहे हो, कौन से इंजन डिजाइन की बात कर रहे हो। इंजन डिजाइन और फ्यूल में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। आई बात समझ में। इसका एक और सिंपल आर्ग्यूमेंट मैं आपको देता हूं, जो नई मेडिकल और न्यूट्रिशन साइंस है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रीजिनोमिक्स। आप खाते हो 5 रोटी, वजन नहीं बढ़ता। आपके दोस्त है 2 रोटी खाता है लेकिन ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। अब कहोगे साहब 5 रोटी ठीक है या 2? अब मैं कहूंगा नहीं यार 2 रोटी खाओ। कि साहब मैं तो 5 खाता हूं, वजन नहीं बढ़ रहा। वो मेरा जो दोस्त है वो 2 खाता है, उसका वजन बढ़े जा रहा है। आप समझ रहे हो। तो इसका मतलब नहीं, देखिए मैं आपको थोड़ा, इसीलिए दोस्त मैं वही आपको, देखिए क्या होता है ना, यही बात आपको समझानी होती है। मेरे लिए आप कंज्यूमर हो, ठीक। आप यहां पे जितने बैठे हो ना, आप सब मेरे लिए कंज्यूमर हो। मैं यही आपको समझा रहा हूं कि आपके दिमाग में जो गलत फहमी है उसको कैसे हटाना है, ठीक। अगर आप ये बोलोगे कि साहब मैं कंज्यूमर नहीं हूं, आप हो या नहीं हो कंज्यूमर, है ना। ऐसा है दोस्तों, मेरी एक बात सुन लो, जिंदगी में ना ये गलती कभी मत करना कि मैं तो कंज्यूमर हूं लेकिन मेरा कंज्यूमर कोई और है, उसको मुझे समझाना है। देखिए आप सुनना नहीं चाह रहे, प्रॉब्लम क्या है, आप पूरी बात सुनना नहीं चाह रहे हो। हैव पेशेंस, मैं आपको समझा रहा हूं, मेरा रोज का काम है, मेरे पास रोज कंज्यूमर आते हैं। हैव पेशेंस। मैं अपने कंज्यूमर, जब मैं ऑयल इंडस्ट्री में सीईओ था ना, मैं एक ही चीज बोलता था कंज्यूमर को, तुमको कमाना है जो मर्जी तेल बेच लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि किसी का मार्जिन ज्यादा है, किसी की स्कीम ज्यादा है, किसी में कुछ है, धंधे की बात है। सेहत बचानी है ना तो मेरा तेल खा लेना, बेचो मत बेचो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में, आपके धंधे में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपकी सेहत में मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। फर्क है कि आप किस नजर से किस चीज को जा रहे हो। तो ये बात जब तक आप साइंटिफिक लॉजिक नहीं समझोगे, कंक्लूजन, क्योंकि जब आप नहीं समझोगे तो आप कंज्यूमर को कैसे समझाओगे। जो दुकान में आ रहा है लेमैन,
जिसको कुछ नहीं पता, और वो पूछेगा सर अच्छा या खराब है, आप भी जल्दबाजी में हो कि यार पैसे इकट्ठे करने अपने को, तो पकड़ दो बोतल, हाँ बहुत बढ़िया, ला 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 निकाल, चले यार 4 बोतल पकड़ा इसको, चल दूसरा कस्टमर। ऐसे कस्टमर एजुकेशन नहीं होती, ऐसे कस्टमर लॉयल्टी नहीं आती। वो धंधे की बात है, वो ट्रांजैक्शन है, वो रिलेशन बिल्डिंग नहीं है, दोनों में फर्क है। ठीक, ट्रांजैक्शन तो आप झूठ बोल के भी कर सकते हो, धंधे में तो झूठ बोल के भी धंधा कमा सकते हो, लेकिन झूठ बोल के आप कस्टमर के साथ रिलेशन नहीं बना सकते। लॉन्ग टर्म रिलेशन वो आपको नहीं देगा, वो कहेगा यार ये आदमी डाउटफुल है। तो आपके सवालों में और जवाबों में अगर दम नहीं होगा ना, वो माल तो ले लेगा, भरोसा नहीं करेगा। और ज्यादातर बिजनेसेस क्यों डूबते हैं? क्योंकि कस्टमर उन पे भरोसा नहीं करते, ना उनके एडवर्टाइजमेंट पे, ना उनके प्रोडक्ट पे, ना उनकी बातचीत पे, क्योंकि यार ये आदमी चिपकाता है, उससे धंधा नहीं होता। ठीक है, तो मेरा ये कहना था कि जब हम मस्टर्ड की बात कर रहे हैं, सोयाबीन, ठीक, इसमें भी सैचुरेटेड है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं है। अब एक चीज और देखिए, अब आइए आगे, मस्टर्ड ऑयल सैचुरेटेड कम है, फिर मस्टर्ड का क्रिटिसिज्म क्यों हुआ था आपको याद है? मस्टर्ड ऑयल आज भी अमेरिका में एडिबल ऑयल नहीं है। आप लोग खाते हो ना मस्टर्ड? जो लोग मछली खाते हैं सब सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं ना? आपके घर में कितने लोग बीमार हुए मस्टर्ड खा के? कोई नहीं हुआ। अमेरिका में आज भी मस्टर्ड ऑयल एडिबल ऑयल नहीं माना जाता, पता है आपको? नॉन एडिबल ऑयल है। कोकोनट का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, मैं आपको मस्टर्ड का एग्जाम्पल दे रहा हूं। कारण क्या है? कोकोनट को मैंने खराब किया ये कह के सैचुरेटेड है, आई बात समझ में? अब हम आते हैं मस्टर्ड में। अब मस्टर्ड में क्या है? मोनोसैचुरेटेड। अब आप कहोगे नहीं नहीं, ये जो ऑयल है इसमें इरूसिक एसिड है, इरूक एसिड है, आपका किडनी, लीवर, पता नहीं क्या क्या करेगा, उसमें भी हार्ट प्रॉब्लम आता है। अब दूसरी बीमारी ढूंढनी है आपको। भैया अगर मैं तुम्हारे तेलों को गाली नहीं दूंगा तो मेरा माल कैसे बिकेगा? हिंदुस्तान में 140 करोड़ लोग हैं, मुझे धंधा चाहिए, और जब तक ये लोग मस्टर्ड खाएंगे मेरा माल कैसे बिकेगा? तो पहले इनको मस्टर्ड से हटाओ। और ये मस्टर्ड पे गाली देने का काम कब शुरू हुआ था? जब हिंदुस्तान में पहली बार सोयाबीन तेल इंट्रोड्यूस हुआ था लार्ज स्केल पे, उससे भी पहले। हम लोगों के यहां सोयाबीन क्या ट्रेडिशनल ऑयल है? नहीं है ना। तिल ऑयल कहां गया जो सबसे अच्छा तेल था? नहीं, रिफाइनिंग में सब ठीक हो जाता है सर। पॉइंट ये है, ये बात हमें समझनी होगी कि जब तक मैं आपको नहीं गिराऊंगा मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। आज का अनफॉर्चुनेटली कॉम्पिटिटिव कमर्शियल वर्ल्ड यही सिखाता है, और हम लोग उस चक्रों में फंस जाते हैं। मस्टर्ड को हमने गाली दी, आज हम कोकोनट को गाली दे रहे हैं। अब नया कॉम्पिटिटर कौन है? पाम ऑयल। अब उसको गाली नहीं दूंगा तो कैसे काम चलेगा? तो पाम ऑयल को गाली देना मेरी मजबूरी है। आई बात समझ में? ये पूरी लंबी कहानी, अगर मैं सीधा पाम पे आ जाता तो आप कहते यार आप तो पब्लिसिटी करने आ गए। मैं आपको वही जो पहले 4 प्रेजेंटेशन में विज्ञान था उसको मैं कॉमर्स से जोड़ रहा हूं। ठीक, आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्लीज। अब कोई भी तेल है, आप लोगों ने अगर फैक्ट्रीज देखी हो, रिफाइनरीज देखी हो, सॉल्वेंट प्लांट देखे, मेरे ख्याल से सबने देखे होंगे जो तेल के धंधे में। हालांकि बहुत सारी कंपनियां घुसने नहीं देती हैं, होता है ना? नहीं, आवर पॉलिसी इज नॉट टू विजिट, वी डोंट अलाउ आउटसाइडर इन आवर फैक्ट्रीज। क्या छुपा रहे हो यार? मेरी फैक्ट्री में तो मैंने गेट पे लगा रखा, जिसको आना हो आ जाओ, कंज्यूमर आओ, दुकानदार आओ, कॉम्पिटिटर आओ मेरी फैक्ट्री देखो। ऐसा क्या है ऑयल के धंधे में जो छुपा रहे हो? कभी पूछा है आपने आपके ब्रांड ओनर से, जिस जिस कंपनियों का माल आप बेचते हो, कभी आपने पूछा उनसे कि हमें आपकी फैक्ट्री देखनी है, दिखाओगे? वो कहेंगे नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं है नहीं दिखाने की। ऐसा क्या रॉकेट साइंस है यार? तेल की मशीनें बाजार में मिलती हैं,
सबकी एक सी है। फर्क पता है क्या है? हम आपको ये नहीं दिखाना चाहते कि हम कैसे कौन सी मिलावट करते हैं। आई बात समझ में? इसलिए हमारी पॉलिसी है, वी डोंट अलाउ आउटसाइडर्स। किससे डर रहे हो यार? अपने कस्टमर से? किससे घबरा रहे हो? किससे छुपा रहे हो? परसेंटेज भी हो यार, कुछ भी हो, कुल मिला के आप ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से भाग रहे हो। तो जिंदगी में जब भी आप किसी कंपनी की एजेंसी लो, धंधे की बात करो, उसको पहले पूछना मुझे फैक्ट्री देखनी है। अगर उसने कहा ना हमारी पॉलिसी नहीं है, तो भैया FSSAI के चक्कर में फंस जाओगे किसी दिन। मैं आपको धंधे की बात बता रहा हूं। लर्न के ट्रेड में खेल होते हैं। ब्रांड कितना भी बढ़ाओ, 2 नंबर का काम वो भी कर सकता है। 2 चीजें अलग हैं, ठीक है? तो लर्न, फैक्ट्री विजिट करिए और देखिए काम कैसे होता है। बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। ये डिटेल में पहले प्रेजेंटेशन में डॉक्टर साहब ने बताया। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रोडक्ट निकलते हैं। जो आपने बोला सैचुरेटेड फैट, उसका बाजार अलग है। ओलिन फ्रैक्शन का बाजार अलग है, क्योंकि आज साइंस में इतनी तरक्की हो गई है। मुझे एक चीज बताओ आप, छोटी सी मैं चीज आपसे पूछता हूं, तेल का भाव क्या है? पाम ऑयल का किस रेट पे खरीद रहे हो? 90 रुपए। लिपस्टिक का भाव क्या है? कितने ग्राम? बीवी से पूछना आज जाके घर कि तेरी लिपस्टिक की कीमत कितनी है। ठीक है, दिमाग घूम जाएगा आपका। वही पाम में से निकल रहा है स्टीरीन, और 5 ग्राम के आप 500 रुपए देते हो। लाख रुपए किलो की बात हो रही है और आप बड़े खुश हो रहे हो, मैं 90 रुपए का तेल बेचा है 1 लीटर। आपकी बीवी 5 ग्राम का दे के आई है 500 रुपए, और आप सुबह से शाम तक 500 रुपए नहीं कमाए तेल बेच बेच के। कौन समझदार है? लिपस्टिक वाले। आप करते रहो घोड़ागिरी, और वो भी पाम का ही माल बेच रहे हैं। भाई साहब, आप क्वांटिटी के चक्कर में बीवी को बोलो क्वांटिटी के हिसाब से। ऐसा है जिंदगी में ना, एक चीज मैं बता दूं। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, बहुत अच्छी बात आपने कही। दुनिया में अब ये मैं आपको धंधे की बात बता रहा हूं, लिख लेना, और जिंदगी में मेरे से कभी भी बात कर लेना, आज नहीं 20 साल बाद भी अगर जिंदा रहा तो। दुनिया में सबसे ज्यादा धंधे में मार्जिन उसी धंधे में है जो आपके सेंसेस को अट्रैक्ट करता है, ना कि न्यूट्रिशन को। परफ्यूम, ठीक, दारू, टोबैको, कॉस्मेटिक्स, फ्रेग्रेंसेस, ये सब वो हैं जो आपके सेंसेस के साथ खेलते हैं। मानते हो? न्यूट्रिशन तो कॉमोडिटी है। पेट भरने से मतलब है, घोड़ा भी खाता है, आप भी खाते हो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है? अगर धंधा करना हो तो वो धंधा ढूंढो जहां पे आप एडिक्शन क्रिएट कर सको। आप लोग बोलते हो ना, वास्तु बहुत बड़ी चीज है ना, दुकान का लोकेशन होना चाहिए, पंडित जी से पूछेंगे, सामने गेट होगा, पीछे होगा, करते हो ना आप लोग। अब दारू की दुकान किसी भी डायरेक्शन में खोल लो, भीड़ आती है नहीं? कहां गया वास्तु? गली के अंदर जो आगे साला का जहां पे जानवर नहीं घुस सकता, आदमी लाइन लगा खड़ा है, कहां गया वास्तु? कौन सी फिलॉसफी मैनेजमेंट की बात कर रहे हो यार कि दिखता है तो बिकता है? वो तो छुपा रहा है फिर भी बिक रहा है। ये सब हम लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अपने आप को गलत फहमी में रख के खुश होने के तरीके ढूंढते हैं कि यार किसी तरह से खुशी मिल जाए, चाहे अपने आप को मूर्ख बनाना पड़े। सर मैं आपको छोटा सा लाइव एग्जांपल दे रहा हूं।
इस बात को समझिए आप लोग कि अगर कस्टमर को आपका माल पसंद है और वो जरूरत है, दौड़ दौड़ के आएगा, ढूंढ ढूंढ के आएगा। नहीं तो आप बड़े बड़े शोरूम लेके नियॉन लाइटें लगा लो, एडवर्टाइजमेंट कर लो, कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चलिए। अब रही बात प्रोडक्शन की, देखिए ये समझना बहुत जरूरी है। इसको और क्लियर करता हूं, अगली स्लाइड पे आइए, और सिंपलीफाई करता हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब आप ये देखिए झगड़ा किस बात का है, और इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। 1 हेक्टेयर के अंदर कितना पाम होता है? 3 टन के आसपास। नई साइंस डेवलप हो गई है, मलेशिया इंडोनेशिया ने नई जेनेटिक्स पे काम किया है, अब 6, 7, 8 टन तक की वो बात कर रहे हैं, अगर नई प्लांटिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि जेनेटिक्स वहां भी इंप्रूव हो रही है। अब आप आइए, सनफ्लावर, रेप सीड, फिर आता है सोयाबीन, कितना? आधा टन। कहां आधा टन और कहां 3 टन। अब आप एक सिचुएशन ले लो, हम पाम ऑयल दुनिया से बंद कर देते हैं, और जो विद्वान लोग बोलते हैं नहीं नहीं सोयाबीन सबसे अच्छा है। कितनी जमीन चाहिए एक्स्ट्रा? 6 गुना। मानते हो? कहां से आएगी? कौन सा पहाड़ तोड़ोगे, कौन से जंगल मिटाओगे, या घरों की छत पे लगाओगे सोलर की तरह? क्या करोगे? कहना बड़ा आसान है, ये खराब है, वो खराब है। भैया धंधे की बात है, पहली बात। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा जब भी आपसे लोग पूछें, क्योंकि मेरे पास ग्रीन पीस वाले और एनजीओ बहुत आते हैं, यार आप जेनेटिक टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट, मतलब उनको फेवर क्यों करते हो? मैंने कहा मेरा किसी से कोई फेवर नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बता दो हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी का खाना कहां से आएगा, मुझे एक एक्शन प्लान दे दो, मैं तुम्हारा झंडा लेके खड़ा हो जाऊंगा, मुझे क्या फर्क पड़ना है यार। आप बोलते हो ये खराब है, मान लिया, आप बोलते हो वो भी खराब है, वो भी मान लिया, सही क्या है ये तो बताओ कि नहीं वो हमें नहीं पता, तो फिर क्यों कहानी सुना रहे हो यार, आधी बात क्यों कर रहे हो? तो अगर मैं पाम हटा भी दूं, मान लो, कौन तेल देगा मुझे? अमेरिका देगा। किस रेट पे? 400 रुपए किलो, क्योंकि जितना माल है वो तो बिक गया। अब 6 गुना आपको और बढ़ाना है, वो है नहीं तो रेट ही बढ़ाओगे ना। धंधे में क्या होता है, जब सप्लाई नहीं है तो रेट बढ़ाओगे, वही तो वो चाहते हैं कि अगर पाम बाजार से हटेगा तो अपने को रेट मिलेगा। उनको एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, धंधे की बात है भैया। और जब तक दुनिया में पाम रहेगा, सोयाबीन दादागिरी नहीं कर सकता। मानते हो इस बात को? हमेशा इस बात को ध्यान रखना, बाजार में आपके मार्केट का रेट कौन तय करता है? आप जो माल बेचते हो उसका रेट कौन तय करता है? आपका कॉम्पिटिटर, आप नहीं। आप गलतफहमी में हो कि मेरा रेट है मैं तय करूंगा। मान लीजिए आप सोयाबीन बेच रहे हो और आप बेचते हो 100 रुपए किलो, मैं आपका कॉम्पिटिटर हूं, मैंने रख दिया 95 रुपए लीटर, बेच लो आप 100 में, बिकता है क्या? उसको बेचने के लिए दिन रात स्कीम, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, जितना कमाए नहीं उससे ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। फिर आप क्या कहते हो? आपकी सेल्स टीम बोलेगी सर अपना थोड़ा रेट ज्यादा है साहब, उसको थोड़ा सा ठीक करवाइए ना। सेल्समैन क्या बोलता है अपने बॉस को? मेरे पास रोज आती थी कहानियां। मेरा सेल्समैन क्या बोलता था? मेरे इस बार सेल कम क्यों हुआ? सर अपना ना थोड़ा रेट बाजार में ज्यादा है, थोड़ा ठीक करवा लो साहब। यही होता है जब आपके पास आपका कंपनी, जिसकी भी एजेंसी आपके पास है, उसका सेल्स मैनेजर बोलता है यार तूने गाड़ी का ऑर्डर नहीं दिया, आप पहले क्या बोलते हो? यार तुम्हारा रेट ज्यादा है। इसके अलावा क्या बोलते हो तुम? कुछ बोलते हो? पहला सवाल छूटते ही यही आता है, यार आपका रेट ज्यादा है, वो रुचि वाला सस्ते में दे रहा है, फॉर्च्यून वाला सस्ते में दे रहा है, और इमामी वाला सस्ते में दे रहा है, और एक तो आपका ब्रांड नहीं है, आपके उसमें आमिर खान नहीं है, शाहरुख खान नहीं है, अमिताभ बच्चन नहीं है, फिर रेट भी ज्यादा है, तो ठीक करवा लो साहब, नहीं तो माल नहीं बिकेगा। यही करती है ना कहानियां। सुबह से शाम तक हर कंपनी के सेल्स मैनेजर की एक ही लाइन की ब्रीफिंग है, रेट ज्यादा है या स्कीम कम है।
इंसेंटिव बढ़ा दो। इसके अलावा चौथी कोई बात नहीं करता, चाहे वो कोई कंपनी। आई बात समझ में? इसको ध्यान रखिए। आगे अब हम बात करते हैं कि साहब सोयाबीन या पाम ऑयल में बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, फॉरेस्ट आजकल तमाशा हो रहा है ना। पिछले 50 साल में सोयाबीन का क्षेत्रफल 14 गुना बढ़ा है, 14 गुना। इस सोयाबीन के खेत में कहां पेड़ दिख रहे हैं? कहां गए पेड़? वो पाम का खेत है। अब किस में पेड़ है और किस में चिड़ियां बैठेंगी ये बता दो मुझे, आप ही देख के बता दो। ये जो कहानियां सुनाई जाती है ना, इसके पीछे भी धंधा है। क्यों? क्योंकि आप हो कंज्यूमर, सच्चाई नहीं जानते। तो मैं बार बार आपके दिमाग में ये चीज डालूंगा कि जो तुम कर रहे हो ना, ये प्रदूषण फैला रहा है। तुम जो कर रहे हो ना, इससे समाज में नुकसान हो रहा है। तुम जो कर रहे हो ना, इससे दुनिया का भविष्य बिगड़ रहा है। आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगेगा, यार मैं इतना बड़ा क्राइम कर रहा हूं क्या यार। जब भी आप बाजार जाओगे, चीज खरीदोगे, दिमाग में कुंठा आ जाएगी, अरे यार क्या मैं सही कर रहा हूं क्या? क्योंकि आपके दिमाग में इतना ब्रेन वॉशिंग किया है कि आपने सही डिसीजन छोड़ के गलत लेना शुरू कर दिया। अब आप समझ रहे हैं कहानियां? क्यों इतनी पब्लिसिटी, इतनी एनजीओ, इतने एडवर्टाइजमेंट और इतने कैंपेन किए जाते हैं? ताकि लोगों की सोच को बदला जाए। उनका जो ट्यूनिंग है ना, उसको बदल दो। तो लोग लेना ही बंद कर देंगे तो बिकना बंद हो जाएगा। जब तेल नहीं बिकेगा, पाम नहीं बिकेगा, तो कुछ और बिकेगा, वो धंधा अपना है, तो अपना माल बिकना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जितने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट हैं, जब आप उनको खरीदते हो तो उन सबको गाली देना शुरू कर दो। अरे वो खाओगे तो यार तुमको पता नहीं, तुम समाज बर्बाद कर रहे हो, दुनिया बर्बाद हो जाएगी, पेड़ कट जाएंगे और पशु पक्षी मर जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, मैं ही सुरक्षित हूं। ये ब्रेन वॉशिंग है, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है। और हम लोग जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे, अपने कंज्यूमर्स को नहीं सिखाएंगे, समझाएंगे, समाज में चर्चा नहीं करेंगे, हम उस ट्रैप में फंसते जाएंगे। इसीलिए सच जानने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। उसी बात पे मैं आ रहा हूं जो डॉक्टर साहब ने लास्ट में कहा था, लर्न एंड अनलर्न। गलत चीज सीख ली, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, नई चीज सीखो, फैक्ट पे सीखो। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अब ये देखिए, ये मेरा डेटा नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, एफएओ का डेटा है। 1961 से लेकर 21 तक ये है आपका सोयाबीन का क्षेत्रफल और ये है पाम का क्षेत्रफल। अब मुझे ये बताइए, हमने प्रोडक्टिविटी डेटा देखा था, आधा टन वर्सेस 3 टन। अब मैं ये 0 कर देता हूं, इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा? वही क्वांटिटी लेने के लिए मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा? 6 गुना। आपका जमीन नहीं है, और जब 6 गुना आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, जमीन नहीं है, तो तेल का भाव कहां जाएगा? तेल का भाव क्या होगा? 6 गुना। तो 600 रुपए तेल बेचोगे आप सोयाबीन का। और यही तो चाहिए उनको यार। क्यों चाहिए, इसको ध्यान से देखिएगा। अगली स्लाइड दिखाइए। ये देखो, ये क्या है? नीली वाली लाइन पाम ऑयल का भाव, ठीक है। हरा वाली लाइन क्या है? अब आप ये खेल देखिए, जैसे जैसे पाम का रेट बढ़ता है सोयाबीन बढ़ जाता है, जैसे जैसे पाम का रेट गिरता है सोयाबीन को गिरना पड़ता है, मजबूरी है। ये जो फैक्टर है ना, ये 0.7 का है। 30 और 70 का खेल है, मतलब 30 रुपए का, 30% के आसपास का फर्क रहता है ऑन एन एवरेज। अब अगर ये जब तक रहेगा, मैं इस ग्राफ को ऐसे नहीं ले जा सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो अगर मुझे इसको बढ़ाना है, मुझे अपने मार्जिन बढ़ाने हैं, प्रॉफिट बढ़ाना है,
तो मुझे इसको तो खत्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसके साथ मेरा वेट लटका हुआ है। जैसे ही मैं रेट बढ़ाता हूं कस्टमर स्विच हो जाता है पाम पे। मानते हो? जितने रेस्टोरेंट, जितने होटल, जितने फास्ट फूड चेन, जितने नमकीन वाले, जितने ढाबे वाले कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं? करते हैं। क्यों करते हैं? सस्ता है, ठीक। और एफएसएसएआई ने बैन तो किया नहीं, ये तो कहा नहीं जहर है मत खाओ, ये तो किसी ने नहीं कहा। तो जब खाने लायक है, सरकार अप्रूव करती है, तो मैं खा रहा हूं, क्या प्रॉब्लम है? अगर बुरा है तो बैन करवा दो, वो हो नहीं रहा तुमसे। तो तरीका ये है कि इस धंधे को जब तक मैं बंद नहीं करूंगा तब तक मेरा ये ग्राफ यूं नहीं जाएगा, यूं लाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। क्योंकि जैसे ही मैं रेट बढ़ाऊंगा जो बचे खुचे कस्टमर है वो भी पाम पे आ जाएंगे। तो मेरे गली में घंटी किसने बांध दी? पाम वाले ने। अब आप मेरी मजबूरी समझ रहे हो, फ्रस्ट्रेशन सोया इंडस्ट्री का। इसीलिए मैं पूरी जिंदगी कोशिश करूंगा कि भैया इसको कहीं से हटाओ दुनिया से। तो जितना कैंपेन एजुकेशन चलता है पाम के खिलाफ, उसके पीछे एक ही मकसद है कि जब तक पाम रहेगा, सोया इंडस्ट्री की मजबूरी है कि वो अपने रेट नहीं बढ़ा सकते, मार्जिन नहीं बढ़ा सकते, प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकते, कमा नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है। आई बात समझ में? तो विज्ञान और कॉमर्स का लॉजिक समझ में आ रहा है? आगे चलिए। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट प्लीज। कहने का मेरा मतलब बहुत सिंपल है, आपको बहुत कहानियां सुनने को मिलेंगी, बहुत। उसके पीछे की कहानी सुनो, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस। उसका क्या स्वार्थ है, क्यों वो आपको मूर्ख बना रहा है। और सिर्फ मैं तेल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप देखो, उसको फेस वैल्यू पे मत लो, क्योंकि वो पूरी बात आपको नहीं बता रहा है। आपको वही बात बताएगा जो उसके काम की है, उसके फायदे की है, चाहे कोई ब्रांड हो, चाहे कोई कैटेगरी हो, चाहे कोई प्रोडक्ट हो। इसीलिए कहा जाता है कंज्यूमर एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। आई बात समझ में? क्यों हम कहते हैं ग्राहक की जागरूकता जरूरी है। चाहे आप एसी खरीदो, वॉशिंग मशीन खरीदो, टीवी खरीदो, फ्रिज खरीदो, मोबाइल खरीदो, जो मर्जी खरीदो, अगर आप सोच समझ के काम नहीं करोगे, नुकसान आप ही का है। क्योंकि पैसा आपका है, सेहत आपकी है, समाज आपका है, ये दुनिया आप ही के लिए। क्लियर? तो मैं सिर्फ आप लोगों से आज इतनी ही बात करने आया था कि बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई जाएंगी। और मजे की बात, जब हम तेल की बात करते हैं, हम कहते हैं हम पाम खाते हैं, हम सरसों खाते हैं, हम ये खाते हैं, वो खाते हैं। यार इसके नीचे किसी को पता लगता है क्या खाया है? आंख ब्रांड देखती है, जबान टेस्ट देखता है, उसके आगे किसको पता? ये ग्राइंडर में तो जो जाएगा उसको पीस देगा वो। ये तो मशीन है ना। डॉक्टर साहब लोगों ने अच्छी तरह से समझाया आपको। तो जो इंटेस्टाइन में गया, उस पर जो पाचन क्रिया होनी है, वो तो मशीन वही है। अगर मशीन के हिसाब से ब्लेंडिंग करके खाओ, मल्टी सोर्स खाओ, सिंगल खाओ, सुबह खाओ, रात को खाओ, भैया ग्राइंडर तो अपना काम करेगा। ओवरलोड करोगे तो फिर डॉक्टर साहब को जाना पड़ेगा। गलत खाओगे, ग्राइंडर को फंसाने की कोशिश करोगे, फिर डॉक्टर साहब को। इसीलिए डॉक्टर साहब ने एक ही बात कही थी कि आप लोग जब तक सोच समझ के नहीं खाओगे तो हम बैठे हैं फिर आपका ठिकाने लगाने के। तो हमसे बचना हो तो दिमाग का इस्तेमाल शुरू करो, और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, देखो यू हैव टू पे द प्राइस। फ्री कुछ नहीं है दुनिया में। या तो ज्ञान ले लो, नहीं तो पैसा दे दो। दोनों ऑप्शन आपके पास है। सोच समझ के करोगे, सीखने में मेहनत करोगे तो खर्चा कम होगा। बगैर सोचे काम करोगे, खर्चा ज्यादा होगा। चाहे आप धंधे की बात करो, बिजनेस की बात करो, चाहे सेहत की बात करो, बात सही है ना। अगर आप बिजनेस में दिमाग नहीं लगाओगे, उल्टे सीधे डिसीजन लोगे तो खर्चा बढ़ता है। शरीर के साथ भी यही है। बगैर सोचे समझे खाओगे तो फिर डॉक्टर की फीस तो देनी पड़ेगी, और डॉक्टर साहब मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो गैराज में गए हो ना गाड़ी लेके अपने शरीर की, कि साहब डेंटिंग वेंटिंग पेंटिंग जो करना है करो, इसको ठीक करो।
तो बैठे हैं इस काम के लिए, वो मैकेनिक है शरीर की, मशीन के। तो सीधी सी बात है, सब कुछ अपने हाथ में है। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो बाहर वाले को दोष मत दो, पहले ये देखो कि मैं कहां गलत गया, उसको रेक्टिफाई कर लो। 80-90% लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बाहर वाले के लिए परेशान मत होइए, उसके लिए हम बैठे हैं वकील, ठीक है। शरीर के अंदर की प्रॉब्लम है, वहां बैठे हैं। शरीर के बाहर की प्रॉब्लम है, हम बैठे हैं, ठीक है। धन्यवाद।